नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विस प्री का एग्ज़ाम अब थोड़े ही दिन बचे हैं। सी सेट हमेशा चैलेंजिंग रहा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो सी सेट में पास होना भी मुश्किल सा बन रहा है। उन बच्चों के लिए जो मैथ्स को अवॉइड करना चाहते हैं, क्या कॉम्प्रिहेंशन से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, पासिंग मार्क्स लाए जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन और कुछ रीजनिंग के प्रश्नों को करके हम हमारे पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। हम इस सीरीज में यूपीएससी के अब तक जो पैसेज हैं या कॉम्प्रिहेंशन है 2022, 23 और 24 के, ये ही चैलेंजिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं। पहले थोड़े इजी होते थे। यूपीएससी लगातार टफ करता जा रहा है इस वाले सेक्शन को भी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करो कॉम्प्रिहेंशन के साथ, तो आप धीरे धीरे आप ये सीख सकते हो कि यूपीएससी किस तरह से पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन फ्रेम कर रहा है और आंसर कैसे निकाला जा सकता है। मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुभव से 27 कॉम्प्रिहेंशन में से लगभग 23-24 ठीक किए हैं। तो उस आधार पर आपको ये सीरीज़ निश्चित रूप से मदद देगी। अगर आप अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और आप तो लगभग 60-70 कॉम्प्रिहेंशन करके जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमें क्या आंसर देना। देखिए, किसी कोचिंग के कॉम्प्रिहेंशन को करना और यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन को करना दिन रात का अंतर है। वो किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से आंसर फ्रेमवर्क करते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है। आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना, न कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज। इसलिए आप यूपीएससी के पैसेज और उनके आंसर फ्रेमवर्क को प्रैक्टिस करोगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉम्प्रिहेंशन के जो निश्चित रूप से चैलेंजिंग थे 2023 के, और उनकी ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको आंसर बताऊंगा कि किस तरह से यूपीएससी ने आंसर माना है और क्यों माना है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये पहला पैसेज है 2023 के पेपर का, सी सेट पेपर का। आइए पढ़ते हैं, साथ में करते हैं। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान की बात की गई, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी पर आधारित रीति से संगठक क्षेत्रों और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाना चाहिए। जल के बंटवारे की बात होगी। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी की द्रोणी क्या विशेषता है, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि। और साथ साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो हमने ये पैसेज पढ़ा। अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है यूपीएससी ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामूहिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यावहारिक और तात्कालिक कार्यवाही को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक और विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। हाँ, ये बात कही गई है कि जल का बंटवारा कैसे हुआ। हमने देखा था, बंटवारे की बात की है ना, रीतिपरक। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसको सही नहीं मानते। देश के सभी नदी, सभी जैसे ही आ जाता है, एक्सट्रीम जो वर्ड आ जाता है, आपको उसको हटाना है। सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहा गया, सभी नहीं, है ना। जल के पैसेज में से ही आपको आंसर देना होता है। आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे और आप कोशिश करोगे कि सही आंसर क्या है, इस पे जाने की बजाय क्या आंसर नहीं हो सकता उस पे जाना है ना। तो हमने एक को कट कर दिया।
जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। इस तरह से नहरें बनाने की बात तो नहीं कही गई इसमें, कहीं भी नहर है ना, तो इसको भी हम कट कर देंगे। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों को की जल की मांग कम की जानी चाहिए। देखिए, जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। ये सेंटेंस थोड़ा सही हो सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। और इस तरह से इसमें उद्योग और कहीं भी कृषि से संबंधित कुछ बात नहीं की गई है। बात चल रही है कि किस तरह से विभिन्न राज्यों के बीच जल को लेकर विवाद होते हैं और कैसे हमको उस विवादों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक इसका सबसे सही आंसर जाना चाहिए पहला। हमने ये 3 क्रॉस कर दिए हैं, तो इसका आंसर होगा पहला। इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर किए उसमें देखते हैं, पहले का आंसर है ए। ठीक है, पहले का आंसर हो गया ए। तो इस तरह से आपको पैसेज को सोल्व करना है। अब दूसरा देखते हैं। श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया ग्रस्त है। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणामस्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे कहीं 5 से 15% तक कम उत्पादनशील है। ठीक है, एनीमिया की बात हो रही है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक ट्यूबरकुलोसिस से टीबी से ग्रस्त लोगों का भोज भी है, जिसमें देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। भारत के जननांकीय दृष्टिकोण से ये एक ऐसी चुनौती जिसे वास्तव में निपटना चाहिए। बात की जा रही है स्वास्थ्य की, है ना। श्रमयोग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त है। दोनों की बात हो रही है ना। तो हम देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली की बात नहीं की गई है ना, बात हो रही स्वास्थ्य की, तो इसको क्रॉस कर देंगे। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। कौशल विकास की बात नहीं हुई है ना, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत। केवल जैसे ही आएगा आपको क्रॉस करना है। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इस तरह से हमने 2 पैसेज देखे हैं। पहला था थोड़ा चैलेंजिंग था, पहला भी इतना चैलेंजिंग नहीं था। आराम से आप अगर जाते हैं तो पहला हम सही कर सकते थे, दूसरा भी आराम से हमने सही कर दिया है ना। इसका आंसर होगा डी। दूसरे का आंसर होगा डी। अब बात करते हैं तीसरे में क्या है। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं, कम शिक्षित हैं, समतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण इनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता है। इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा। यदि यह संभव भी होता है तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की। इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा समाधान यह है कि सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएं लाई जाए। अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण परसेप्शन एक पूर्व शर्त है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका प्रत्यक्षण हो रहा है नहीं है। अगर हम किसान को कहेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सरकार प्रयास करेगी, तो किसान उससे नहीं करेगा। किसान खुद उसको फील कर रहा है नहीं कर रहा है मैदान पर या अपने खेतों में, ये उस बात पर डिपेंड करता है। मतलब किसान के परसेप्शन की बात की जा रही है। तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह से देखता है। किसान खुद किस तरह से जोखिमों का परसेप्शन करता है, ये बात ज़्यादा हो रही है इसमें, है ना। तो हम देखते हैं प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत। प्रश्न भी यही पूछा गया है कि बात किसकी हो रही है ना, सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभाव को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार का दायित्व है। ऐसा नहीं है जलवायु परिवर्तन के लिए हम सबको काम करना होगा तो इसको हमको काटना होगा, है ना, ये नहीं हो सकता। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, सरकारी नीतियों में परिवर्तन की बात नहीं कही गई पैसेज में। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। चूँकि दुष्प्रभाव को कम करना संभव नहीं है, सरकारों को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियाँ सामने लाए। देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमको स्थायी समाधान करने होंगे और ऐसी त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियाँ लाने की बात भी नहीं कही गई है, लेकिन किसानों के प्रत्यक्षण की बात जरूर कही गई है पैसेज में, है ना। प्रत्यक्षण है, किसानों के परसेप्शन की बात कही गई, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना। ये थोड़ा टफ पैसेज था, लेकिन अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये आंसर मिल जाएगा। थर्ड में सी होगा, ठीक है। देख लेते हैं, सेकंड में भी हमने क्या देखा था, डी, और थर्ड में सी। देख लेते हैं एक बार, सेकंड में डी और थर्ड में सी। इस तरह से सी सेट के जो पेपर था 2023 का, पहले 3 पैसेज, 1, 2 और 3 पैसेज थे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के प्रश्न थे, फिर से पैसेज थे, वो डिस्कस करते हैं हम। 11, 12 और 13 पैसेज हैं। प्रश्न नंबर, ठीक है, 11वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं वह जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद न हो, जिससे दुनिया के पास सही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए या जो के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहे। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते वह विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखते हैं क्या, तो कौन सा इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वो बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। ऐसा कहा गया है क्या, देखते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। कब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए, जब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। चूँकि भविष्य का प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। नए उद्योगों को नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। ऐसा पैसेज में बिल्कुल नहीं कहा गया, तो हम डी को तो काट देंगे, है ना। एकमात्र शब्द जैसे आप देखोगे इसको भी आपको काटना है ना। एक्सट्रीम वर्ड देखते हैं। जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वो बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाए। ये भी सेंटेंस इस तरह से कहा गया कि ऐसा नहीं या तो बंद हो जाए या, हमको संतुलन की बात करनी है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हमको विकास नहीं चाहिए, विकास पर्यावरण को ध्यान में रखते हम कर सकते हैं, है ना। या तो बंद हो जाए या प्रदूषण की कीमत चुकाए। ये सेंटेंस थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा और ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया, तो इसको भी हम इसे काटेंगे। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं होगी। तो ये सबसे बेस्ट निर्णायक संदेश है इस पैसेज का, जो आपको पैसेज से एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें नहीं मिलेगा आपको, है ना। लेकिन पैसेज को पढ़ने के बाद जो सर्वोत्तम संदेश जो होगा वो ये होगा, है ना। तो इस तरह से हमको ये पैसेज करना था। 12वां है, पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्या जन्म लेती है। जीवन शैली में सार गर्भित बदलाव से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्या कम हो सकती है, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच फर्क ला सकते हैं, तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्प को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक प्रयास की बात की है। जलवायु पर्यावरणीय समस्याओं से कैसे हमको आगे आना, देखते हैं क्या पूछा है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्वधारणा को स्वतंत्र रूप से उपलक्षित करता है? हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। पूर्वधारणा पूछिए। पूर्वधारणा के लिए आपको थोड़ा सा पैसेज को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा कि क्या हो सकती है। हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है, ऐसा नहीं है। लोक स्वास्थ्य संबंधी सरकार का काम तो है, लेकिन हमें भी इसके लिए आगे आना होगा। पर्यावरणीय समस्याओं के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है, तो इसको हम कट करेंगे। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए। ये सेंटेंस ही पूरा सही नहीं लग रहा। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही आप पर्यावरणीय समस्या पर ध्यान न दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया पैसेज में। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्य तौर तरीके, पाश्चात्य मूल्यों के लोप की बात पैसेज में बिल्कुल भी नहीं की गई। इस तरह से इसका सही आंसर बैठेगा पहला। पूर्वधारणा क्या होगी? हमें समझते रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है अगर हम पर्यावरणीय समस्याओं से समय पर अवगत नहीं होंगे तो। ठीक है, अब 13वां देखते हैं। बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वह भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इससे असंक्रामक रोगों से बढ़ोतरी हो रही है, फलस्वरूप हमारी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ आ सकता है, जिससे उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के हेतु आवश्यक है, अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुँच अथवा पहुँच की गुंजाइश न होने की है, जिसमें एक रस खानपान बन जाना है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। हमारी खाद्य पद्धतियाँ समुचित रूप से हमारे पोषण जरूरतों, पोषण की बात ज़्यादा की है। खेत से थाली तक लंबे सफ़र में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछा? कौन सा इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सार्वभौम बुनियाद आयु योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वित किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमें खाद्य आधारित पोषण को अपनी नीतिपरक विषय विचार केंद्र में रखना चाहिए। खाद्य आधारित पोषण की बात की गई है, नहीं कि है ना, हमको क्या करना चाहिए? हमारे पोषण जरूरतों के बारे में रखना चाहिए, पैसेज में कहा गया है। उपयुक्त आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के बारे में पैसेज में बिल्कुल नहीं कहा गया। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग हमें खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट करना है। यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के बारे में भी बात नहीं की गई, तो ये भी हम क्रॉस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है वो होगा आंसर बी। तो हम देख लेते हैं 11 में, 12 में और 13 में हमने क्या माना? 11 का आंसर है सी, 12 का आंसर है ए और 13 का आंसर है बी। 11 का आंसर है 11 का आंसर है सी, 12 का आंसर है ए, 13 का आंसर है बी। 11 का आंसर है सी, 12 का आंसर है ए, 13 का आंसर है बी। 11 का आंसर है सी, 12 का आंसर है ए, 13 का आंसर है बी। इस तरह से हम इन पैसेज को करते हैं और आप पैसेज को जैसे जैसे सोल्व करोगे आपको थोड़े थोड़े आइडिया लगना। आप कोचिंग के भरोसे मत रहना। कोचिंग वाले के पैसेज से आपको पैसेज करने का तर्क नहीं निकलेगा। मैंने कुछ पैसेज उनसे डेराइव किए हुए कंसेप्ट से किए हैं, तो मेरे प्रश्न गलत हुए हैं। इसलिए आप थोड़े से कोशिश कीजिए कि आप यूपीएससी के पुराने पैसेज को पढ़ें, उनके आंसर देखें, ऑफिशियल आंसर देखें और उसके आधार पर खुद डिसीजन निकालें कि किस तरह से यूपीएससी आंसर सही मानती है। ओके, तो हम इस तरह से लगभग 60 से 70 पैसेज यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं आपको सारे पैसेज जिस तरह से मैंने सोल्व किए थे इन एग्ज़ामों में, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।